कहानी कुर्सी की में बात लगातार हम लोग बिहार की राजनीति की कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब मिलकर एनडीए में शामिल होंगे बीजेपी के और बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें अब कोई शक नहीं है। ये खबर अब लगभग कंफर्म हो चुकी है। बस सवाल यह है वो इस्तीफा कब देते हैं और दोबारा फिर शपथ ग्रहण कब करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे इस नए समझौते में भी, जो अभी तक हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक। मेहमान भी हमारे साथ हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो एक अपडेट हम देवेंद्र से ले लें, कल से अब तक क्या और बड़ा डेवलपमेंट बिहार की इस कहानी में देवेंद्र हुआ है? अब प्रश्न केवल इतना ही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे और दोबारा कब मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल सौरभ, कल की बात पहले कर लें कि कल रात जो बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली आए थे, उसमें दिल्ली में टॉप लेवल पर गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के दरमियान बिहार बीजेपी के नेताओं से ये पूछा गया कि अगर जेडीयू आरजेडी से अलग होकर आ रही है और हमारे साथ आना चाहती है, हम अगर उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो फिर बिहार बीजेपी इसे कैसे लेती है, बिहार के कार्यकर्ता इसे कैसे देखते हैं। वहां पर बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह कहा कि कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पे थोड़ी निराशा इस रूप में होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर वो इस बात से नाराज हैं कि कम सीटों के बावजूद हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव आप हमारे साथ लड़े और उसके बाद छोड़ के आप भागे आरजेडी में। इस बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष है और ये कम्युनिकेट किया गया। लेकिन हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि टॉप लेवल से ये बताया गया कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अगर इंडिया अलायंस का प्रमुख साझेदार दल वो अगर लोकसभा चुनाव से पहले आता है और वो वहाँ से छोड़कर हमारे साथ आने को इच्छुक हैं, तो अगर हम उनको अपने साथ रखें और ख़ास तौर पर तब जब हमारे साथ वो रहते हैं तो सुशासन की बिहार में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उस लिहाज से बिहार के आम लोग भी इसको अच्छे रूप में लेंगे। और दूसरी चीज़ की कार्यकर्ताओं को भी कोई खास रिएक्शन इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेट कर दिया गया है। उसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि टॉप लेवल पे अब ये सहमति बन चुकी है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व बिहार बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ सीधे संपर्क में भी अब आ चुके हैं। अब महज एक औपचारिकता है, और औपचारिकता से पहले अगर आप कहें कि जो बिग डेवलपमेंट होना है, बिग डेवलपमेंट का मतलब ये कि नीतीश कुमार राजभवन के राज्यपाल से समय मांगे, कल वहाँ मिलने जाएँ, इस्तीफा सौंपे, ये सारी चीज़ें कल होगी। आज वो राजभवन जाएंगे, लेकिन समझा जा सकता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एट होम के लिए जाएंगे, लेकिन कल से बिग डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आगे बाकी की चीज़ें हो जाएंगी। एक और चीज़, जैसे अफवाह बहुत ज़्यादा चल रही है बिहार में और उसमें कई सारी अफवाहें खबर का शक्ल भी अख्तियार कर लेती हैं। विधानसभा भंग करने को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बात चर्चा में भी नहीं है। दूसरी अफवाह होती है कि नीतीश कुमार को क्या दिल्ली लेकर आया जाएगा, वैसा भी बिल्कुल नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे। और लोकसभा चुनाव तक तो बीजेपी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह भी नहीं रही है। सौरभ जी, बड़ा आपने साफ कर दिया और बहुत सी अफवाहें भी दूर कर दी आपने देवेंद्र। लेकिन दूसरी तरफ जो लालू प्रसाद यादव का खेमा है, आरजेडी का खेमा है, वहां से कोई बड़ा बयान आ रहा है, कोई इन खबरों को गलत भी नहीं बता रहा खुल करके, और ना ऐसी कोई कवायद होती हुई स्पष्ट तौर पर वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन मनोज झा जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने जरूर एक स्टेटमेंट दिया है। आप देखिए मनोज झा जो बातें कहते हैं उसमें कहीं इशारा मिलता है कुछ वहां की आज की मौजूदा राजनीतिक हकीकत का या नहीं? देखिए, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूं इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। आपदा का भास तो बीजेपी को हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे एक स्पेक्टिकल के रूप में करने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश किया है कि बिहार का जो प्रगतिशील बहुजन समाज है वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। शायद उसी भरोसे के सूचकांक को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये आपात बैठक नाम की चीज बुलाई गई होगी। क्या सब कुछ ठीक है? किसी त्यागी ने बोला था कि इंडिया अलायंस के ही पार्ट है मिस्टर कुमार। मैं वही कह रहा हूं कि बुनियाद ही यहीं पटना में पड़ी थी और बुनियाद की ईंट खिसकती नहीं है। सब कुछ ठीक है, ऑल वेल। मनोज झा जिस तरीके से बयान कर रहे हैं दोनों नेताओं की बॉडी केमिस्ट्री, और कह रहे हैं ये खबरें निराधार ही दिखती हैं, वो कन्विक्शन नहीं है तेजस्वी के, मनोज झा की आरजेडी के नेताओं की बातों में नीतीश कि इन खबरों को निराधार बता पाए, गलत साबित कर पाए?
देखिए मनोज, हाँ निराधार तो कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को भरोसा नहीं है कि राम मंदिर को लेकर जो स्थितियां बनी है उससे उनको बहुत फायदा होगा, जो बड़ा मानस है उनके साथ नहीं है, इसलिए इस तरह की आपात बैठक की बात कही जा रही है। तो एक तरह से देखें तो वो भी ये मान रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बीजेपी कोशिश कर रही है जेडीयू को साथ लेने की, उसकी वजह ये है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक तरह से ये वही तो कह ही रहे हैं ना कि जो प्रगति हो रही है, जो आपात बैठक की बात कर रहे हैं, वो इस सिलसिले में है। बाद में भले वो इनकार कर देते हैं कि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है, लेकिन वो वजह बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी को भरोसा नहीं है कि राम मंदिर के बाद जो लहर है उससे उनका फायदा होगा, ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंची है। तो जाहिर है अभी कैमरे पर लोग खुलकर नहीं कहेंगे, लेकिन लालू यादव इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। तेजस्वी यादव अभी थोड़ी देर पहले राबड़ी देवी के आवास पहुंचे हैं, जो ठीक बगल में है, और वहाँ पिता पुत्र में बातचीत चल रही है, हमारी जानकारी है। अब निश्चित रूप से लालू यादव की कोशिश होगी कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, चूँकि अब इसमें कोई संदेह नहीं है और ये जानकारी उन तक आज नहीं बल्कि पहले ही पहुंच चुकी है। तभी उनकी बेटी ने इस तरह का ट्वीट लिखा था जिसमें उस तरह की बातें लिखी थी। तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से कोशिशें शुरू हो गई होंगी। स्पीकर चूँकि उनका है तो एक उम्मीद उनको ज़रूर होगी, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है चूँकि जो समीकरण है, जिस तरह का यहाँ जो हालात हैं, उसमें लालू यादव के लिए विधायकों को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। और इस बीच तो दूसरी खबरें ये भी आ रही है कि जेडीयू की तरफ से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिशें भी हो सकती है, क्योंकि जेडीयू के एक बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस में पहले रह चुके हैं, बड़े पद पर रह चुके हैं, तो उनके संपर्क में कई नेता अभी भी रहते हैं। और ये सवाल हमने जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा था तो वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हुआ। उनका कहना था कि इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही है, वो कामयाब नहीं हुई है। जेडीयू जो है काफ़ी बाद की पार्टी है, उनके पैदा होने से पहले कांग्रेस पार्टी है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से जो है कोशिशें, कवायदें चल रही हैं। अब देखना यह है कि आखिर जो आगे का जो घटनाक्रम है वो कितना तेज़ी से बदलता है। जो खबरें आ रही हैं उसमें शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। तो अब बात काफ़ी आगे निकल चुकी है। कैमरे पर जरूर नेता खुलकर ना कह रहे हों, लेकिन कई जो बीजेपी के नेता हैं अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, अब उन्होंने भी कहा है कि बंद दरवाज़ा राजनीति में खुल सकता है। तो संकेत अब आने शुरू हो गए हैं और कैमरे पर भी कुछ कुछ बातें आने लगी हैं। सौरभ, दरवाजा ये बंद था भी या कभी नहीं आया, केवल बस हम दुनिया को भ्रमित करने के लिए बात ये कही गई थी। लेकिन आपको लगता है लालू यादव के हाथ में भी अब कुछ, अब बाजी बची नहीं, हाथ से निकल चुकी है? देखिए बहुत कुछ साधा गया है इसमें, ये जो चीज़ हुई है इसमें बहुत कुछ साधा गया है। देखिए बीजेपी की तरफ से ये साधा गया है कि उसने जो एक विपक्षी गठबंधन था उसे तहस नहस कर दिया। जब जैसे ही नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आएंगे, ये लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जो बचा खुचा चीज़ दिख रही थी विपक्षी गठबंधन की, वो बिल्कुल नहीं बची। दूसरी चीज़ ये है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए ये चीज़ साधी है। उनके ऊपर बहुत सारे शंकाएं जाहिर की जा रही थी उनके दिमागी संतुलन के बारे में, जब उन्होंने एक बयान दे दिया था जो महिलाओं ने जिस पे बहुत ऑब्जेक्शन किया था। तो उन्होंने ये साधा कि भाई कोई नेता अगर इस तरह की पैंतरेबाजी करता है तो उसका दिमागी संतुलन तो बहुत अच्छा होगा। तीसरी चीज़ जो है, उसने आरजेडी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। आरजेडी जो है अब जो एक कॉम्बिनेशन बनता था आरजेडी जेडीयू का और कांग्रेस का और लेफ्ट का, जिसके कारण एक बड़ा वोट बैंक जो था, जो लगभग 35, 36, 37% वोट जो था वो इनकी तरफ मुड़ता था, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया। तो बहुत सारे जो राजनीतिक ध्येय हैं वो साधे गए हैं इस पूरे मामले में, और इस वक्त आरजेडी की बहुत मुश्किलें हैं। देखिए जब ये तय हो गया हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो ऐसे में जो जेडीयू है उसका टूटना लगभग असंभव है, क्योंकि सबको अपनी राजनीति देखनी होती है, सारे नेताओं को। और जब उनको लगेगा कि भाई मुख्यमंत्री तो वही बने हुए हैं, तो वो जेडीयू किसी हालत में नहीं टूटेगा इसमें। मतलब ऐसा कोई प्रयास करिए, कोई फायदा आरजेडी कोई फायदा नहीं होगा इसमें। ठीक है। समीर जी, यहाँ आपको विपक्ष के पास, आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास बचाने के लिए अब कुछ नहीं बचा? निश्चित से देखिए, वैसे भी आरजेडी के पास क्या था, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार बीजेपी के सरकार के अंदर थे, छोड़कर बीजेपी को लालू के साथ सरकार बना ली। 9 अगस्त को 21 को सरकार बनाई थी, 1.5 साल लगभग सरकार चली। अब नीतीश कुमार वापस बीजेपी के पास जा रहे हैं। लालू इस बात को जनता के बीच ले जाने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार कैसे पलटू राम है, फिर पलटू राम कहेंगे कि चाचा, तेजस्वी यादव कहेंगे चाचा पलटू राम है। अब जमीनी स्तर पर लड़ाई होगी, वोट बैंक की लड़ाई होगी। मुझे लग रहा है
इस पूरी लड़ाई में अगर नीतीश कुमार फिर अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक हमेशा उसके साथ मजबूत रहा है, उसका एक बड़ा वोट मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो शिफ्ट होगा। हालांकि वो एनडीए में रहेंगे तो मिलना उन्हीं को है, लेकिन इस पूरी कवायद में अगर नीतीश कुमार पाला पलटते हैं तो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो मुझे लग रहा है वो नीतीश कुमार को होगा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूरा निचोड़ लेगी इस बार, चाहे वो लोकसभा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो या उसके बाद विधानसभा का हो या सरकार बनने के बाद बड़े विभागों की बात हो। सारे बड़े विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, यह तय है। और लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, यह भी तय है। और नीतीश कुमार के बात समझ में आ गई है मुझे लग रहा है। और नीतीश कुमार के लिए कोई भविष्य में कोई पद निश्चित किया होगा कि कोई उन्हें कहीं एडजस्ट किया जाएगा, कहाँ एडजस्ट किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, देखना होगा। फिलहाल जेडीयू के अंदर टूटनी होगी, लेकिन यह भी तय है कि यह सरकार बनेगी तो बिहार के अंदर अब एक बड़ा बवाल शुरू होगा। लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक सरगर्मियां बिहार के अंदर तेज बनी रहेंगी। देवेंद्र, क्या ये बात सही है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार के साथ बहुत टफ बार्गेन करेगी और जितना सम्मान ये कह लीजिए या जितनी ढील गई गठबंधन के अंदर संख्या बल बहुत कम होने के बावजूद नीतीश कुमार को दी गई थी, इस बार शायद ऐसा ना हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा सौरभ। और कमोबेश आप तय मानिए कि पिछली बार की जो तस्वीर थी लगभग आपको वही तस्वीर रिपीट होते नजर आएगी। इससे ज़्यादा इसमें बहुत कुछ होना नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी का भी पूरा फोकस है वो लोकसभा चुनाव पर टिका हुआ है। और लोकसभा चुनाव आप समझ सकते हैं कि अगर जेडीयू साथ आ रही है बीजेपी के, तो एनडीए के लिहाज से 39 सीटों पर तो बहुत ही मजबूत स्थिति रहेगी पिछली बार की तरह। सिर्फ एक किशनगंज की आप सीट छोड़ दें, इसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत नजर ना आ रहा हो। अगर दोनों साथ आ जाते हैं, चिराग पासवान साथ रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ रहते हैं, तो जीतन राम मांझी साथ रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव सामने है और किसी के आने से इतना बड़ा फायदा हो रहा है तो टॉप प्रायोरिटी क्या हो सकती है। दूसरी चीज कि इस पूरे एपिसोड का सौरभ आप देखें तो इसमें बीजेपी की तरफ से कोशिश नहीं की गई है, कोशिश हुई जेडीयू की तरफ से। बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया है और वहां पर बीजेपी के हिसाब से देखें तो चेंज ऑफ गार्ड सिर्फ ये रहा था कि पहले जो बीजेपी ने ये कहना शुरू किया था क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नीतीश कुमार तो अब आएंगे नहीं, तो अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन जैसे ही ललन सिंह को हटाया गया उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हो गई। और इस पूरे एपिसोड को अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के लिहाज से जो जेडीयू के टॉप सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है कि जब ललन सिंह ने, जेडीयू के नेताओं के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं कि जब ललन सिंह ने के ऊपर यह आरोप लगना शुरू हुआ जेडीयू के भीतर कि वो आरजेडी के प्रभाव में बहुत ज्यादा हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहां पर नीतीश कुमार को ये बात समझ में आई और तब नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो ललन सिंह को हटाया और उसके बाद ये तय कर लिया कि अगर आरजेडी के अंदर ये इच्छा है कि हमारे विधायकों को तोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो इस गठबंधन के साथ अब नहीं रहा जा सकता है। और इस बार नीतीश कुमार जो पाला बदल रहे हैं उनमें से दो प्रमुख वजहों में से एक बड़ी वजह यह है कि उनको ये बात समझ में आई है कि ललन सिंह के सहारे आरजेडी क्या करना चाहती है। और सौरभ, टॉप सोर्सेस के द्वारा ये जानकारी बार बार मिलती है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव को कमान सौंप दे नीतीश कुमार। और जो नीतीश कुमार के सेहत को लेकर जो बात कही जाती है, सोर्सेस का ये कहना है कि आरजेडी के कई बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, वो बाकायदा उदाहरण देके बताते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसी समस्या नीतीश कुमार को हो रही है, तो इस लिहाज से जरूरी है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो जब ऐसा नैरेटिव चल रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के सामने विकल्प कितने सीमित थे और उनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय बीजेपी के पास जाने का, क्योंकि अगर तीनों अलग अलग होते हैं। देवेंद्र, इस वक्त तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुने। आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं की और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा। हम सब लोग ने जो कमिटमेंट किया था उस चीज को हम लोग पूरा करें और आप सब लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद साथ मिले तो मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को हम फिर पुनः धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और क्योंकि आज का दिन कई कार्यक्रम हैं और भी अनेक जगह हमको जाना है कार्यक्रम में, तो आप लोगों ने जो प्यार किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे लेकिन कोई उन्होंने इशारा नहीं दिया। उनके भाव भंगिमा को देख करके भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इतना बड़ा घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर चल रहा हो, उनकी कुर्सी सरकी जा रही हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा उनकी बातों को सुन करके। नरेश जी, देखिए, इस समय सबसे बड़ी जो चुनौती है वो तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार के लिए है।
क्योंकि राजनीतिक रूप से तो उन्हें नुकसान हो ही रहा है। इसके बाद अभी जो उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, वो अगर उनकी सरकार नहीं रहेगी तो वो केस अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से वो केसेस उनके ऊपर चलेंगे और उसमें उनको और मुश्किल होगी। और इस समय जबकि उनका सारा फोकस लोकसभा चुनाव के लिए अपने को तैयार करने के लिए होना चाहिए, वो फोकस उनका इस तरफ केसेस में उलझ सकता है। दूसरी बात यह है कि इस समय का जो गणित है राजनीति का बिहार की, उसमें जैसा कि राहुल जी ने समझाया कि वहाँ पर उनका जो जातीय समीकरण है उसमें अगर ये नीतीश कुमार अगर उससे अलग हो जाते हैं तो वो वैसे ही बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस कोशिश में कोई बहुत कामयाब हो पाएंगे। जो है इसमें जो समीर जी ने बात कही थी कि नीतीश पर काफ़ी दबाव पड़ेगा, मैं इनसे असहमत हूं। और जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा, इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो इस चुनाव को जीतना है। इस चुनाव पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वो नीतीश को कमज़ोर करेंगे। कमज़ोर अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो चिराग पासवान हैं, जैसे उन्होंने पहले कुछ अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं, लेकिन नीतीश की पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, तो उस तरह से ये नीतीश उसमें कमज़ोर होंगे, उनकी मुश्किलें उस तरह से बढ़ेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कहा था, नीतीश अब राजनीतिक रूप से चूक गए हैं, तो ये उनकी आखिरी चोट है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनका राजनीतिक भविष्य कोई बहुत ज़्यादा बचा है और वो केंद्र में मुझे नहीं लगता कि जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें केंद्र में कोई अगर लाती है तो कोई बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं देगी। उसकी वजह यह है कि कोई बहुत बड़ा उनका जो राजनीतिक जो वजन है वो नहीं है उनका पास। नहीं, अब ये तो जनता को तय करना है वो क्या भूमिका में क्या देखते हैं नीतीश कुमार के लिए। अभी तक तो उन्होंने अपनी अनिवार्यता पूरी तरीके से साबित की है, इसीलिए आज अब फिर ये बात कर रहे हैं। कितनी बार हो गया, आप देखिए 2014 में गए, तोड़ा समझौता, उसके बाद मिलकर के अकेले चुनाव लड़ा, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। मैंने कहा ना, कई बार लोकसभा चुनाव हारे हैं, कई बार विधानसभा चुनाव हारे हैं, फिर जीते हैं, फिर वो आए हैं। देखिए, नीतीश कुमार के तरफ से अगर आप इस पूरे पहलू को देखिए, नीतीश कुमार केंद्र में आके क्या पाएंगे? वो अब उस स्थिति में नहीं है कि आप उन्हें एक केंद्रीय मंत्री बना दें, उस स्टेज से वो आगे चले गए हैं। तो उनकी राजनीति अब राज्य की राजनीति है, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा होता तो आरजेडी के साथ रहते, वहां पे तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उससे नेगोशिएट कर लेते। लेकिन अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, आगे भी बने रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ रखा है। उन्होंने इसलिए बीजेपी का साथ नहीं रखा कि वो जो है उनको कोई खतरा वहां पे महसूस हो रहा होगा, वो आरजेडी के साथ नेगोशिएट कर लेते उस मामले को लेकर। लेकिन बीजेपी से उनको क्योंकि ये मिलेगा कि वो 100% नेगोशिएट करेंगे कि इस बार तो वो मुख्यमंत्री हैं ही, आगे जाके भी मुख्यमंत्री रहे। उनकी कोई जो है फैमिली लेगेसी नहीं है नीतीश कुमार की कि मैं नहीं तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है उनके उसमें। तो मेरे ख्याल से उनकी राजनीति तभी टिकी रहेगी जब वो अभी भी मुख्यमंत्री और आगे के लिए भी नेगोशिएट कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति कितनी हसासत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन क्यों तोड़ा, सरकार से बिहार में बाहर क्यों हुए? नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी आरसीपी को आगे कर जेडीयू के अंदर टूट करना चाहती है। उन्होंने आरसीपी को राज्यसभा नहीं भेजा, उनका मंत्रिमंडल से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा हो गया, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लल्लन सिंह से अध्यक्ष पद से उन्होंने क्यों हटाया। खबरें आ रही है कि बहुत आरजेडी के साथ मिलकर पार्टी तोड़ना चाहते थे और वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और पार्टी टूटे नहीं इसलिए वो बीजेपी के पास जा रहे हैं। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी तोड़ना चाहती थी आरसीपी सिंह को आगे करके, अब उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार वापस सरकार के अंदर जा रहे हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार के आने के बाद लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 39 सीटें जीतने का जो समीकरण बनेगा वह फिर से तैयार हो जाएगा। वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को इसको फायदा होना तय है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार अगर ये बार बार पलटी मारेंगे तो बिहार की राजनीति में उनके पार्टी के अंदर भी उनकी विश्वास खत्म होगी, जनता के बीच में भी होगी, और मुझे लग रहा है इसका सबसे बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार को ही भुगतना पड़ेगा।